हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हम लोग अभी पीआरटी का जो भी सवाल है, जो पूछे गए हैं सवाल, पीआरटी में प्राथमिक शिक्षक में 1 to 5 में जो सवाल पूछे गए हैं विगत वर्षों में, पिछले वर्ष का ही सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे हमें ये अंदाज़ा चल जाएगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें पीआरटी में पढ़ना कहाँ से है और क्या पढ़ना है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का एक लेबल कैसा होता है, वो सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं और इतिहास के संदर्भ में है। पहला प्रश्न हो जाएगा, किस षड्यंत्र के मामले में। प्रश्न ऐसा नहीं है कि बहुत गहराई से पूछा जाता है, लेकिन यदि आप प्रश्नों को, जैसे जितने भी हम लोग प्रश्न जो पीआरटी में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को एक बार देखेंगे तो दिमाग में आएगा कि कौन ऐसी किताबें हैं जिसको हम पढ़ लें तो इतिहास से हमारा प्रश्न ना छूटे। हम उन संदर्भों के बारे में भी बात करेंगे कि कौन ऐसा संदर्भ है जिसमें ये सारे के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था, यानी कि बंद किया गया था? वह कौन सा षड्यंत्र मामला था? पहला, क्या मेरठ षड्यंत्र मामला है, या कानपुर षड्यंत्र मामला है, या नासिक षड्यंत्र मामला है, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन दिया गया था इसी तरीके से ABCDE 5 ऑप्शन दिया गया था। हमें ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाता है मेरठ षड्यंत्र मामला। आंसर ए होगा मेरठ षड्यंत्र मामला। मेरठ षड्यंत्र मामला क्या है? तो देखिए मेरठ षड्यंत्र मामला जो है, ये मेरठ षड्यंत्र मामला मेरठ षड्यंत्र मामला ये मेरठ षड्यंत्र मामला 1929 से लेकर के 1933 तक यह बहुत ज़्यादा अपने, है ना, विस्तार रूप में था मेरठ षड्यंत्र मामला। और यह मेरठ षड्यंत्र मामला एक ऐसी ये मामला थी, कहा जा सकता है कि साम्यवाद का प्रसार बहुत तेजी से हो रहा था। इसी साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दी, यानी कि यह जो मामला है यह साम्यवाद के प्रसार पर क्या करता है? रोक लगाता है, जिसमें 3 अंग्रेज अधिकारी हैं। 3 अंग्रेज अधिकारी जिनको कैद खाने में बंद कर दिया गया। कौन कौन अंग्रेज अधिकारी हैं? तो सबसे पहला जो अंग्रेज अधिकारी हैं जिनका नाम है फिलिप एस्प्रेड नाम है। एस्प्रेड पूछा जा सकता है अगले बार कि वह 3 कौन कौन अधिकारी थे, तो फिलिप एस्प्रेड हो जाते हैं, एस्प्रेड। दूसरा जो अधिकारी है, दूसरा अधिकारी का नाम है ब्रेन ब्रैडले नाम है इनका, ब्रैडले। और तीसरा जो अधिकारी है उनका नाम है लेस्टर हचिंसन नाम है, लेस्टर हचिंसन नाम है। और यही 3 अधिकारी को, है ना, मेरठ षड्यंत्र कांड के तहत इनको अवरुद्ध कर दिया गया। वह 3 अधिकारी हैं फिलिप एस्प्रेड, ब्रेन ब्रैडले और लेस्टर हचिंसन। इसी साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए 31 मजदूरों को, 31 श्रमिकों को भी हिरासत में लिया गया, जिसका आलोचना अल्बर्ट आइंस्टाइन और रूजवेल्ट ने भी किया था। इसका आलोचना अल्बर्ट आइंस्टाइन और रूजवेल्ट ने भी किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन और रूजवेल्ट ने किस निम्न में से किस षड्यंत्र मामला का आलोचना किया, तो ये हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र मामला हो जाएगा, है ना। और उसके बाद ये भी देखिए, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिन श्रमिकों को हिरासत में लिया गया था और जिस अंग्रेज अधिकारियों को कैदी बनाया गया था, कैद खाने में अवरुद्ध करके उनको बंदी बना लिया गया था, उनके लिए वकालत करने वाले जो लोग थे, इस बार हो सकता है कि ऐसे सवाल पूछे, इनको बचाने के लिए किन लोगों ने वकालत की थी। यानी कि मेरठ षड्यंत्र मामला में मेरठ षड्यंत्र जो मामला हो रहा था, इस मामला की साजिश कहें तो इस मामला के जो शिकार हुए थे जो लोग, 31 श्रमिकों को कैदी बना लिया गया था, हिरासत में रखा गया था, और साथ ही साथ 3 जो अधिकारी थे, जो सवाल आपसे पूछता है कि 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरोध किया गया था। इन 31 श्रमिकों को जो हिरासत में लिया गया, इनको बचाने के लिए जो वकील वकालत किए, हो सकता है अगला सवाल इसी के संदर्भ में पूछे। तो वकालत कौन किए थे? इनको बचाने के लिए जो वकालत किए उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। उसके बाद M.A. अंसारी हैं, M.A. अंसारी और कैलाशनाथ काटजू और M.G. झांगला नाम है इनका, झांगला। इन लोगों ने ही वकालत कर इन श्रमिकों को बचाने का काम किया। जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी, कैलाशनाथ काटजू और M.G. झांगला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यदि अब सवाल आपसे मेरठ षड्यंत्र मामला के संदर्भ में अगर पूछे, तो अगला सवाल यही हो सकता है, या अगला सवाल ये भी हो सकता है कि मेरठ षड्यंत्र मामला का पुरजोर तरीके से आलोचना किसने किया था? कौन ऐसा विद्वान थे, कौन ऐसा वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेरठ षड्यंत्र मामला का सबसे ज्यादा आलोचना किया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन और रूजवेल्ट ने किया था। सवाल ये भी हो सकता है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि मेरठ षड्यंत्र मामला कब से कब चला? तो ये 1929 से लेकर के 1933 तक यह मामला सबसे ज्यादा अपने स्वरूप में दिखाई दिया। यहाँ पे वह कितने श्रमिकों को हिरासत में लिया गया, वह तीन अधिकारी जो पूछा गया है, 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध बंदी बना लिया गया था, वह कौन कौन अधिकारी हैं? ये भी सवाल हो सकता है आपसे पूछे, तो एकदम कंप्लीट हो गया आपका। अगर फिर से मेरठ षड्यंत्र मामला के बारे में अगर सवाल पूछेगा तो गलत आपसे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कानपुर षड्यंत्र मामला। ये कानपुर षड्यंत्र मामला हुआ था 1924 में, 1924 में हुआ। 1924 में यह कानपुर षड्यंत्र मामला हुआ और इस मामले में कुछ क्रांतिकारी लोग थे, कुछ राष्ट्रवादी लोग थे, जिनको अंग्रेजी सरकार के द्वारा 4 वर्षों का कारावास सजा मिला था। 4 वर्ष का सजा उनको मिला था, जिनका नाम है मुजफ्फर अहमद। ये शब्द नाम याद रखिएगा, मुजफ्फर अहमद। दूसरा नाम है शौकत उस्मानी और तीसरा नाम है नलिनी गुप्ता और चौथा नाम है MS डांगे नाम है इनका, है ना। 4 साल की एकांत कारावास मिला था इन लोगों को, 4 वर्ष का। इन लोगों को 4 वर्ष का एकांत कारावास मिला था, कारावास।
पूछा जा सकता है कि कानपुर षड्यंत्र मामला कब हुआ? 1924 में। और कानपुर षड्यंत्र मामला के कौन कौन लोग हैं जो शिकार हुए? तो ये हो जाएंगे मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता और एमएस डांगे हो जाते हैं। और इन लोगों को 4 वर्ष का एकांत कारावास दिया गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष का कारावास का सजा इनको मिला हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अगला जो पॉइंट है वह है नासिक षड्यंत्र मामला, और ये बहुत ही वीवीआई है। नासिक षड्यंत्र मामला, ये नासिक षड्यंत्र मामला 1929 में हुआ था। यह नासिक षड्यंत्र मामला हुआ था 1929 में। और इसी नासिक षड्यंत्र मामला के तहत एक अंग्रेज जिला मजिस्ट्रेट थे जिनका नाम था जैक्सन, है ना, जैक्सन नाम था। ये 1929 में यह मामला हुआ। और इसी समय यानी कि नासिक मुंबई में नासिक है, और इसी नासिक के एक जिला मजिस्ट्रेट थे जिनका नाम था जैक्सन, और जैक्सन की हत्या कर दिया गया। जैक्सन की हत्या कर दिया गया, और यह हत्या किया अनंत कनहरे के द्वारा। यह हत्या किया गया अनंत कनहरे के द्वारा इनकी हत्या कर दिया गया, जैक्सन की हत्या कर दिया गया। और सरकार ने, है ना, सरकार ने इनको क्या किया? सरकार ने इनके ऊपर ये नासिक षड्यंत्र मामला का यानी कि साजिश के तहत इनको फांसी की सजा दे दी। और इसी नासिक षड्यंत्र के मामले के शिकार सावरकर भी बने। इसी नासिक षड्यंत्र जो मामला है इसके शिकार बने सावरकर, और सावरकर को काला पानी की सजा हुई। और एक काला पानी की सजा ये भुगतने के लिए सेलुलर जेल चले गए। सेलुलर, है ना, सेलुलर ये जेल चले जाते हैं। यहाँ पे पूछा जा सकता है, एक बार प्रश्न पूछा हुआ था कि सावरकर को काला पानी की सजा किस मामला में दिया गया? तो यही नासिक षड्यंत्र मामला हो जाता है सावरकर को। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा दूसरा सवाल, पूना पैक्ट का उद्देश्य था। पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था? क्या दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व उद्देश्य था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसका उद्देश्य था, या रियासतों के साथ संघ का निर्माण इसका उद्देश्य था, या उपरोक्त में से एक से अधिक इसका उद्देश्य है, या इसमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर, है ना? ये सारे सवाल पूछे गए हैं। ये जो है सारे सवाल आपके पीआरटी के एग्जाम में पूछा गया है। बहुत इजी है, इसको मुश्किल मत बनाइए। पीआरटी में एक सीट कंफर्म करना बहुत आसान होता है। पीआरटी में बहुत मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से हम लोग ऑफलाइन करा रहे हैं, ऑफलाइन में एकदम ये होता है कि ग्रांटेड आपको भाई एक सीट कन्फर्म करके जाना है तो जाना है। उतना वर्क करवाया जा रहा है, संदर्भ भी करवाई जा रही है, होमवर्क सीरीज के माध्यम से कुछ भी हो, लेकिन आपको कम से कम आपके अपने टारगेट में जिस गोल को अचीवमेंट करने के लिए आप हमारे यहाँ आए हैं वो सब चीज़ें आपको प्राप्त होनी चाहिए। और प्राप्त करिए, अब जाइए आराम से, है ना, एकदम कम टू द पॉइंट, कोई इधर उधर नहीं, सिर्फ पीआरटी के लिए। अगर पीआरटी में आप आए हैं तो पीआरटी में एकदम बेहतर तरीके से रिजल्ट लेकर के जाइए, है ना। और रिजल्ट की ही बात हम करते हैं भाई। कम से कम बड़ी उम्मीद के साथ आप जुड़ते हैं, बड़ी उम्मीद के साथ आप आते हैं, तो कम से कम रिजल्ट तो होना चाहिए आपका। और उस तरीके से आपसे पढ़वाया जाता है और पढ़ाया भी जाता है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो पूना पैक्ट का उद्देश्य हो जाएगा दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी शामिल हुए थे। उन्होंने एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की, और वहाँ पे जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रहा था, अम्बेडकर के बातों
का असर बहुत ज़्यादा दिखाई दिया, बहुत ज़्यादा पड़ा, और उनकी जो मांग थी उस मांग को स्वीकार कर लिया गया। इससे महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा दुखी हुए, नाराज हुए, और नाराज होने के बाद वहाँ से ये है ना गोलमेज सम्मेलन में, मतलब समझिए कि उस सम्मेलन को पूर्ण होने से पहले ही वो वहाँ से भाग करके आ गए। और आने के बाद, भारत में आने के बाद इन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध किया, और उन्होंने 20 सितंबर 1932 को 20 सितंबर 1932 को उन्होंने यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दी। 20 सितंबर 1932 को उन्होंने यरवदा जेल में उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दी। और यही वजह है कि यरवदा कहें तो पैक्ट भी कहा जाता है, पूना पैक्ट को। तो यरवदा जेल में इन्होंने क्या किया, आमरण अनशन कर दी। और आमरण अनशन इस तरह से हुआ कि हो सकता था कि कुछ ही दिनों के बाद महात्मा गांधी का जान निकल जाए। कुछ ही समय के बाद हो सकता था, इस तरीके से सिचुएशन बन गया कि हो सकता था कि कहीं महात्मा गांधी का जान न निकल जाए। और ये 20 सितंबर 1932 को उन्होंने आमरण अनशन क्या किया था, प्रारंभ किया था। यहीं पर बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे, बहुत ऐसे चहेते, महात्मा गांधी के चाहने वाले शुभचिंतक लोग थे। उनको बड़ा तकलीफ हुआ, बहुत ये दुखी हो गए। जिसमें मदन मोहन मालवीय नाम याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय, सी राज गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, इन सारे लोगों ने प्रयास किया कि गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हो जाए। और इन्हीं के प्रयास के कारण ही 26 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ, जिस समझौता को हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और इस समझौता कराने में सबसे ज़्यादा जो योगदान है, सबसे ज़्यादा जो भूमिका है, मदन मोहन मालवीय का, सी राजगोपालाचारी का और राजेंद्र प्रसाद का सबसे ज़्यादा रहा। प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए जितने भी पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे सब आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से ही यह समझौता हुआ 26 सितंबर 1932 को, और इसी को हम लोग पूना समझौता के नाम से जानते हैं। पूना समझौता के नाम से जानते हैं। और इसी पूना समझौता में क्या हुआ, तो इसी पूना समझौता में यानी कि प्रांतीय विधानमंडल में, प्रांतीय विधानमंडल में 71 की जगह 147 सीटें आरक्षित की गई। 147 सीटें आरक्षित की गई। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसी समझौते के तहत प्रांतीय विधानमंडल में कौन सा समझौता, तो पूना पैक्ट, पूना समझौता के तहत ही प्रांतीय विधानमंडल में 71 सीटों के जगह 147 सीटें आरक्षित की गई। साथ ही साथ केंद्रीय विधानमंडल में, यानी कि केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें आरक्षित की गई। 18% सीटें जो है, सीटें आरक्षित की गई। 18% सीटें क्या है, ये आरक्षित की गई यहाँ पर। और इस तरह यह समझौता क्या हुआ, यह समझौता समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तीसरा सवाल है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था। हमने पिछली बार जो भी करवाया था, जितने भी हमने बिहार स्पेशल करवाया था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, समझिए कि वो चीज़ें समझ में, पहले चरण में ही ये बातें हमें समझ में आई थी। इसीलिए हमारे यहाँ से पीआरटी का सबसे ज़्यादा रिजल्ट हुआ था। पीआरटी में किसी ने ये नहीं कहा कि हमने ये नहीं पढ़ा। पीआरटी में जब एग्ज़ाम हुआ पहला चरण का,
तो सारे लोगों का यही चीज़ कहना था कि सर आपने जो भी पढ़ाया, भले कन्फ्यूजन के मामले में एक दो प्रश्न गड़बड़ हो गए, लेकिन सब वही से सवाल पूछा गया था। इसलिए ऐसा नहीं है, अगर आप समझ जाते हैं चीज़ों को, बहुत बेहतर तरीके से अगर समझने की कोशिश करते हैं, अगर समझ में आ गया तो आप भी इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से चीज़ों को कंप्लीट किया जा सकता है पीआरटी में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, और सारा का सारा सवाल पूछा गया एससीईआरटी और एनसीईआरटी किताब से ही है। एससीईआरटी एनसीईआरटी सार संग्रह अभी बाद में पढ़िए, पहले पूरे किताबों को कोशिश करिए, जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है उन सारे सिलेबस को कंप्लीट करना। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्या मुजफ्फरपुर में हुआ, या भागलपुर में हुआ, या पटना में हुआ, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? यही 5 ऑप्शन दिया गया था, इसे 5 ऑप्शन दिया गया था, है ना। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पटना, यानी कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन ये हुआ था कहाँ पे? तो पटना में हुआ, पटना में हुआ। ये देखिए प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन जो है यह 1934 में पटना में हुआ। 1934 में कहाँ? पटना में हुआ, जिसके अध्यक्ष बनाए आचार्य नरेंद्र देव। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन का अध्यक्ष बनाए गए, जिनका नाम है आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव हैं। ये आचार्य नरेंद्र देव अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन के अध्यक्ष बने। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही VVI है ना। और ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक, यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन कौन है? देखिए बहुत बार यह सवाल पूछा गया है यहाँ पर। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक जो हैं ये हो जाएंगे आपके जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव। इन लोगों ने ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना किया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अगर संस्थापक आपसे पूछे तो यही बताइएगा। अगर ये सारे नाम हैं तब तो ठीक है, बहुत बढ़िया। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, है ना, और आचार्य नरेंद्र देव हो जाते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम महासचिव जो पूछे गए हैं, प्रथम महासचिव बने जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जयप्रकाश नारायण हो जाते हैं। बिहार में कांग्रेस अधिवेशन मात्र 2 ही बार हुआ। कांग्रेस का जो अधिवेशन है बिहार में 2 ही बार हुआ। पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1912 में। 1912 में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन हुआ, और यह अधिवेशन हुआ बिहार के पटना के बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर पूछा जाता है, बांकीपुर में। और यह 1912 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, यह 27वां अधिवेशन था। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष RN मधुलकर बनाए जाते हैं। RN मधुलकर बनाए जाते हैं। उसके बाद ये पहला बिहार में होने वाला यह पहला कांग्रेस अधिवेशन है, पहला कांग्रेस अधिवेशन। और कई बार यह सवाल पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा जो अधिवेशन हुआ बिहार में वह 1922 में होता है। 1922 में अधिवेशन हुआ, और यह 37वां अधिवेशन था। और यह 1922 में जो अधिवेशन हुआ वह बिहार के गया जिला में होता है। और इसी गया अधिवेशन का अध्यक्षता
CR दास ने किया था। CR दास के द्वारा यह गया अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट ये सवाल हमारा हो जाएगा, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हो जाते हैं? क्या जवाहरलाल नेहरू हैं, या काली किंकर दत्त हैं, या MN राय हो जाएंगे, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बहुत सारे विद्यार्थी PRT का एग्ज़ाम दिए होंगे पिछले वर्ष में तो उनको ये बातें समझ में आ रही होगी। अगर प्रश्न गलती हो गया होगा तो बड़े पछता रहे होंगे कि कैसे गलती हो गया। ये सारा चीज़ें आपको किताब में दिया हुआ है ना। और इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर सवाल का आंसर हो जाता है आपका B, काली किंकर दत्त हो जाते हैं। काली किंकर दत्त, ये काली किंकर दत्त का ये बुक हो जाता है। ये लेखक है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक हो जाते हैं काली किंकर दत्त। काली किंकर दत्त। कुछ और भी बुक हम लोग देखते हैं। काली किंकर दत्त की अन्य किताबें हैं। अन्य किताबें क्या क्या हो सकता है? इन्होंने गांधी इन बिहार लिखा। इन्हीं ने ही गांधी इन बिहार लिखा। गांधी इन बिहार इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी इन बिहार इन्होंने लिखा। राजेंद्र प्रसाद नामक एक पुस्तक भी, राजेंद्र प्रसाद नामक एक पुस्तक भी काली किंकर दत्त ने लिखा। और एक बुक और भी लिखा जिसका नाम है रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन ऑन द म्यूटिनी, ऑन द म्यूटिनी। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, हो सकता है आपसे पूछे भी। और ये जो पुस्तक है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, इसके लेखक हैं काली किंकर दत्त। और इन्होंने ही, काली किंकर दत्त ने ही गांधी इन बिहार लिखा। इन्होंने ही राजेंद्र प्रसाद नामक पुस्तक लिखी। और इन्होंने ही रिफ्लेक्शन ऑन द म्यूटिनी नामक पुस्तक भी लिखा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू का। तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक जो है ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। जैसे नेहरू की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो नेहरू की भी पुस्तकें जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे भारत की खोज इन्होंने लिखा। भारत की खोज जो पूछा गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। विश्व की झलक, विश्व की झलक, विश्व की झलक ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। और एक और पुस्तक है, पुस्तकें तो बहुत है, जो इम्पोर्टेंट है, एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी, ये भी पुस्तक इन्होंने नेहरू साहब ने ही लिखा। भारत की खोज, विश्व की झलक, एन ऑटोबायोग्राफी, यह जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। उसके बाद कुछ पुस्तक हम लोग MN राय का भी देखते हैं। MN राय ने आवर प्रॉब्लम नामक पुस्तक लिखी। आवर प्रॉब्लम, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है आवर प्रॉब्लम। आवर प्रॉब्लम उन्होंने लिखी। और इंडिया इन ट्रांजिशन भी इन्होंने ही लिखी, MN राय ने। इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडिया इन ट्रांजिशन भी MN राय ने ही लिखी। और इन्होंने प्लानिंग इन न्यू इंडिया भी लिखी। प्लानिंग इन न्यू इंडिया पुस्तक, न्यू इंडिया पुस्तक इन्होंने ही लिखी MN राय ने। MN राय की कुछ पुस्तकें हैं जिसका नाम है आवर प्रॉब्लम, इंडिया इन ट्रांजिशन और प्लानिंग इन न्यू इंडिया, इन्होंने ही लिखा। कुछ पुस्तकें याद रखेंगे, निश्चित तौर पे आपसे सारे के सारे सवाल जो हैं बनेंगे ही बनेंगे। जैसे हमारे नोट्स में देखते होंगे आप लोग, एकदम कंप्लीट PRT के लिए एकदम बनाया गया है, एकदम कंप्लीट PRT के संदर्भ में ही है। कोई इधर उधर से नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस इधर से पढ़िए उधर से पढ़िए, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अगर नोट्स एक बार पढ़ लेते हैं तो बहुत बेहतर आपका परफॉर्मेंस होगा, कट ऑफ पार कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? बहुत चर्चा में रहे। जब भी हम लोग कांग्रेस पढ़ते हैं और कांग्रेस अधिवेशन पढ़ते हैं, है ना, तो त्रिपुरी अधिवेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। लगभग 10 से 12 अधिवेशन है जहाँ से बार बार बीपीएससी प्रश्न बनाता है, चाहे वो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में हो और चाहे आपके टीचर के एग्ज़ाम में। बस उस अधिवेशन को हमको समझना होगा कि कौन सा अधिवेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस, है ना। चलिए आते हैं सवाल पर। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बनाया था? क्या जवाहरलाल नेहरू को हराया, रास बिहारी बोस को हराया, या पट्टाभी सितार मैया को हराया, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर? तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पट्टाभी सितार मैया। एकदम करेक्ट आंसर होगा सी, पट्टाभी सितार मैया हो जाते हैं। देखिए पट्टाभी सितार मैया की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये समझिए, एक बार प्रश्न पूछा हुआ था कि त्रिपुरी अधिवेशन हुआ तो त्रिपुरी कहाँ पे है, भारत के किस राज्य में त्रिपुरी है? तो भारत के त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ यह त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। और यह अधिवेशन हुआ था 1939 में। 1939 में त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में है वहीं पे अधिवेशन हुआ। और यहाँ पे एक कहानी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर महात्मा गांधी के प्रतिनिधि के तौर पे, यानी कि गांधी के प्रतिनिधि के तौर पे पट्टाभी सितार मैया खड़े हुए थे, और दूसरे तरफ में, है ना, सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए थे। सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए थे, लेकिन भारी बहुमत से सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर जीत गए, यहाँ पे जीत गए और अध्यक्ष बनने में ये कामयाब हो गए। जैसे ही महात्मा गांधी को लगा कि पट्टाभी सितार मैया यहाँ पे हार गया, मेरा प्रतिनिधित्व जो व्यक्ति था वो हार गया, तो महात्मा गांधी को लगा कि ये तो हमारी हार है, इनको लगा कि हमारी हार है, और ये वहाँ से नाराज हो गए, नाखुश हो गए। और यही नाराजगी और नाखुश होने के वजह से ही महात्मा गांधी ने इस समय कहा था कि हम एक मुट्ठी बालू से भी कांग्रेस से बड़ा संगठन तैयार कर देंगे, खड़ा कर देंगे। क्योंकि कार्यकारिणी सभा में इनका वर्चस्व सबसे ज़्यादा था, और वर्चस्व होने के बावजूद भी महात्मा गांधी जिस व्यक्ति को अपने तरफ से खड़ा किए थे वो व्यक्ति हार गया। तो उसके हार में अपना हार स्वीकार किए महात्मा गांधी, और ये यहीं पे एक तनाव खड़ा हो गया। सुभाष चंद्र बोस सीधे साधे आदमी, सुभाष चंद्र बोस को लगा कि नहीं, हम तनाव पैदा नहीं करना चाहते, ये समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, इस समय में विवाद करने की जरूरत नहीं है, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, और हम महात्मा गांधी से किसी भी मामले में टकराव नहीं चाहते। और यही वजह है कि सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिया। जब यह पद खाली रहा तो उसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और ये भी सवाल आपसे बार बार पूछता है, और ये भी सवाल है जो बार बार आपसे पूछता है कि त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसने किया? तो ये त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इससे एक साल पहले सुभाष चंद्र बोस जो है हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, और ये हरिपुरा अधिवेशन हुआ था गुजरात में। और गुजरात महात्मा गांधी का घर है गुजरात में, और ये 1938 में हुआ। और इसी 1938 हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था, है ना, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कितना बेजोड़ पर्सनालिटी से सवाल पूछा गया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? अगर आप बेहतर तरीके से इस व्यक्तित्व को नहीं पढ़ेंगे, या कोई भी व्यक्तित्व अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपसे सवाल गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा। सवाल देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? उनका जन्म 1956
उनका 1956 में देहांत हो गया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया। उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। मतलब ए बी सी तीनों क्या है, तीनों एकदम सही है। तीनों जो ऑप्शन दिया गया है, तीनों का तीनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। इन्हीं को संविधान निर्माता कहा जाता है, संविधान निर्माता। और ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत निर्माता भी कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल, बहुत जल्दी आने वाला है, 14 अप्रैल है ना 1891 को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ। मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर, डेट याद रखिए, हो सकता है अगला सवाल इससे पूछे। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हो गई। 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई। और यही सवाल पूछता है कि उनका देहांत कब हुआ, 1956 में। 6 दिसंबर 1956 डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है। समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि। समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि। नाम है चैत्य भूमि। इन्होंने एक बहुत बड़ी काम की थी। हिंदुस्तान के धरती पे आज तक वैसा किसी ने नहीं किया जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया। बहुत ऐसे काम हैं जो शायद ही जिस समय क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता जब देश की आज़ादी मिलने के बाद जो लोग काम कर रहे थे, अधिकतर लोग कहा जा सकता है कि लगभग 99% वो राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने सिर्फ अपने पद की प्राप्ति के लिए इधर से उधर काम कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के कंधों पर भारत के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी। 1927 में इन्होंने मनुस्मृति को जला करके एक बहुत बड़ा, है ना, एक बहुत बड़ा समझिए कि मतलब ब्राह्मण समाज के लिए जो आज तक कोई कर नहीं पाया, बुद्ध के अलावा कोई दूसरा नहीं कर पाया था आज तक, वो डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। 1927 में इन्होंने मनुस्मृति को जला दी। और मनुस्मृति में तो सबसे ज़्यादा जो गुलामी का प्रतीक था, वह गुलामी का प्रतीक कहें तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा जकड़ के रखने वाली ये व्यवस्था बनाई गई थी। इतना ही नहीं, ये व्यवस्था सामाजिक संरचना के लिए ठीक नहीं था। इसमें ऐसे विधान दिए गए थे कि सभी लोगों के लिए अलग अलग काम, अलग अलग दंड विधान, अलग अलग, है ना, प्रायोजित जो वर्ग थे वो डिवाइड किए गए थे, जिससे सबसे ज़्यादा नफरत डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को था। और उन्होंने कहा कि इसको जला करके सारी व्यवस्था को ख़त्म करो और समतामूलक समाज का निर्माण करो। 1927 में उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, है ना। और 1924 में ही उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। यह भी सवाल पूछा गया है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की उन्होंने क्या किया, स्थापना किया। यहाँ पे आज हम लोग जो लाइट, स्वच्छ पानी, पढ़ाई लिखाई, ये सब कुछ जो देख रहे हैं, इसके पीछे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा संघर्ष है। आज जो महिलाएं जो यानी कि घर के चौखट से बाहर निकल कर के जो आसमान की जो सफ़र कर रही है, इसके पीछे किसी का भी नहीं, सिर्फ एक ही आदमी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने काम किया है। वरना ये कहा जाता है कि महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौकी ही करते रहती, पूरी ज़िंदगी उसी में इनका गुजर जाता।
महिलाओं के लिए उन्होंने सबसे बड़ा काम किया। कह सकते हैं कि जब हिंदू कोड बिल को लेकर के जब ये मामला सामने आया तो इसको पारित करवाने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन कांग्रेस की सरकार उस समय बड़ी मजबूत अवस्था में थी और हिंदू कोड बिल को पारित नहीं कर पाई, जिसके वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कानून के पद से अपना त्यागपत्र दे दिया, है ना। पहला वो व्यक्ति थे जिन्होंने कानून के पद से क्या कर दिया, पद त्याग कर दिया, पद त्याग कर दिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न की उपाधि दी गई, भारत रत्न की उपाधि दी गई। उनकी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे मूक नायक नामक एक पुस्तक लिखी, मूक नायक की पुस्तक लिखी, और ये मूक नायक पुस्तक 1920 में उन्होंने लिखा था, जैसे मूक नायक का प्रकाशन 1920 में। उसके बाद एक पुस्तक और भी लिखी, समता पुस्तक उन्होंने लिखी, है ना, समता पुस्तक उन्होंने लिखी। और ये समता पुस्तक 1929 में उन्होंने लिखी। और एक पुस्तक और भी है जिसका नाम है जनता, इन्होंने 1930 में उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। कुछ संस्था का भी निर्माण इन्होंने किया था, जिसका नाम है इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अगला सवाल यही पूछे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना उन्होंने किया था 1936 में। एक और संस्था का निर्माण किया, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना उन्होंने किया था 1942 में उन्होंने किया था। अगर अभी हम लोग बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जितनी स्टेचू है इस भारत में, मतलब समझिए कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति का या किसी भी देवी देवता का इतना स्टेचू नहीं है जो भारत में लोगों ने बना दिया। सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा मूर्तियां जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का दिखेगा। 2008 तक अगर हम लोग बात करें तो 2008 तक सबसे ज़्यादा लोग जो नाम लेते थे वह नाम था महात्मा गांधी। लेकिन आज अगर भारत में अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो लोग नाम लेते हैं वो डॉक्टर अम्बेडकर का ही नाम लेते हैं, चाहे किसी भी तरीके से नाम लिया जाए। उन्होंने हिंदू धर्म त्याग दिया और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म को अपना ली। नागपुर में बौद्ध धर्म को अपना ली और उनके साथ लगभग 5 लाख अनुयायी बौद्ध धर्म को अपनाया था, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा ये हो जाएगा, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे? कौन से समाचार पत्र, किसका लिखा हुआ है? क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा, या महात्मा गांधी का है, या एनी बेसेंट का है, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या होगा उपरोक्त में क्या हो जाएगा ये, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर, है ना। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी, एनी बेसेंट हो जाता है। एनी बेसेंट, है ना, एनी बेसेंट। देखिए एनी बेसेंट ने इन्होंने न्यू इंडिया और एक और पुस्तक है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ। इन्होंने कॉमनवेल्थ लिखा और इस कॉमनवेल्थ में ही एनी बेसेंट ने स्वशासन की मांग रखी थी। कॉमनवेल्थ में ही एनी बेसेंट ने स्वशासन की मांग रखी। स्वशासन की मांग जो इम्पोर्टेंट है, यह न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है यह किसका लिखा हुआ समाचार पत्र है? तो एनी बेसेंट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, कई बार ये सवाल पूछा गया है आपसे, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और भी देखिएगा, 1916 में होम रूल लीग का गठन हुआ दक्षिण भारत में। 1916 में होम रूल लीग का गठन हुआ दक्षिण भारत में, यानी कि मद्रास में हुआ, और ये स्थापना किया था एनी बेसेंट के द्वारा। और 1916 में ही
जो पूना में होम रूल लीग का स्थापना हुआ उसे किया बाल गंगाधर तिलक ने। एक साल के बाद यानी कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसमें पहली महिला थी, कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी एनी बेसेंट, जो सवाल बार बार पूछा जाता है। और 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन हुआ, उस कानपुर अधिवेशन में भारत की पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी वह सरोजनी नायडू हो जाती है ना। तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी 1917 में। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु कहा जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु कहा जाता है। राष्ट्रगुरु कहा जाता है किसको? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु कहा जाता है और इन्होंने अंग्रेजी भाषा में बंगाली समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में बंगाली समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। और यह बंगाली पूछा जा सकता है क्योंकि बंगाली से लग रहा है कि बंगाली भाषा में इन्होंने किया था। बंगाली जो समाचार पत्र था इसका प्रकाशन उन्होंने अंग्रेजी भाषा में की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया। इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने किया था। और इतना ही नहीं, एक पुस्तक था सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जिसका नाम था ए नेशन इन द मेकिंग। उन्होंने अंतिम वर्ष में इस पुस्तक को लिखा, ए नेशन इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग। अंतिम समय में इन्होंने ये पुस्तक लिखी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, जिनको हम लोग राष्ट्रगुरु के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी की भी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पुस्तकें हैं गांधी का। इन्होंने यंग इंडिया लिखा। यंग इंडिया इन्होंने लिखा, महात्मा गांधी ने 1919 में लिखा। और यह यंग इंडिया इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखी। इन्होंने इसे अंग्रेजी भाषा में, है ना, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखी यंग इंडिया। उसके बाद इन्होंने 1919 में ही नवजीवन लिखा। 1919 में ही नवजीवन लिखा। और ये नवजीवन जो था ये गुजराती भाषा में था, गुजराती भाषा में। एक और भी पत्रिका इन्होंने लिखा जो बहुत ही फेमस है, हरिजन नामक पत्रिका इन्होंने लिखा। हरिजन नामक इन्होंने पत्रिका लिखा। और ये हरिजन नामक पत्रिका 1933 में उन्होंने लिखा, जो अंग्रेजी भाषा में थी। अंग्रेजी भाषा में थी, यहाँ तक कि गुजराती भाषा में भी थी और हिंदी भाषा में भी इन्होंने हरिजन नामक पुस्तक को लिखा। इतना ही नहीं, हिंद स्वराज नामक पुस्तक भी महात्मा गांधी ने ही लिखा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक भी महात्मा गांधी ने लिखा। और इसी हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बेश्या इन्होंने कहा और बांझ कहा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक जब महात्मा गांधी लिखी, उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट का मजाक जो उड़ाया, उन्होंने कहा कि यह एक बेश्या है, यह एक बाज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 8 नंबर। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? क्या शूरसेन के द्वारा किया गया, या अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया, या बटुकेश्वर दत्त के द्वारा किया गया, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या होगा, है ना? ये 5 ऑप्शन दिए गए थे। 8 नंबर सवाल है, ये ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अश्विनी कुमार दत्त हो जाते हैं। इसका आंसर बी है, अश्विनी कुमार दत्त हो जाते हैं। ये स्वदेश बांधव समिति का गठन हुआ था। स्वदेश बांधव समिति का गठन 1905 में हुआ, है ना, 1905 में हुआ।
और ये 1905 में स्वदेश बांधव समिति का जो स्थापना हुआ ये बरिशाल में होता है ना। ये कहाँ पे हुआ? तो बारिशाल जिला में हुआ, बारिशाल है ना, बारिशाल जिला में हुआ। और उस समय देखिएगा तो ये बांग्लादेश में पड़ता है। बारिशाल में स्वदेश बांधव समिति का स्थापना किया गया अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। यह हुआ 1905 में इसका गठन होता है। और एक चीज़ और भी देखिए, इन्होंने यानी कि अश्विनी कुमार दत्त ने एक पत्रिका, एक साप्ताहिक पत्रिका लिखा, साप्ताहिक इन्होंने एक पत्रिका लिखा और इस पत्रिका का नाम था बरिशाल हितैषी। बरिशाल हितैषी नाम था, बरिशाल हितैषी नामक एक साप्ताहिक पत्रिका इन्होंने लिखा जिसका नाम था बरिशाल हितैषी। यहाँ पर आप देख रहे हैं सूर्य सेन। सूर्य सेन का जो तालुकात है इनको मास्टरदा कहा जाता है। मास्टरदा, कई बार ये सवाल पूछा गया है कि मास्टरदा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मास्टरदा, मास्टरदा सूर्य सेन को कहा जाता है। ये चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारने के वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। यानी कि चटगांव जो मामला है, यानी कि चटगांव शस्त्रागार का जो मामला है, यानी कि छापे के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे अश्विनी कुमार दत्त, है ना। और बटुकेश्वर दत्त को तो जानते ही हैं। बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया? ये 1929 की वो घटना है। 1929 में ही उन्होंने बटुकेश्वर दत्त यानी कि भगत सिंह के साथ असेंबली हॉल में 2 बार बम पटका। इन्होंने ही 2 बार बम पटका और पटकने के बाद इन लोगों ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। इनकलाब जिंदाबाद का इन लोगों ने क्या किया? नारा लगाया। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? इनके सहयोगी के रूप में पूछा जा रहा है। अब्दुल बारी, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। तो आंसर देखिए, आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कई बार ये सवाल पूछा गया, सिविल सर्विस में सवाल पूछा गया था और सिविल सर्विस में देखिए सवाल पूछा गया और वही रिपीट में आपसे यही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में भी डाल दिया गया पीआरटी के एग्जाम में। देखिए एक ट्रिक है, आप इसको याद रखिएगा, ज़्यादा आपको फायदा होगा, है ना। इस ट्रिक का नाम है ब्रीरा अमन, है ना, ब्रीरा अमन मजे। बहुत दिनों तक याद रहेगा आपको और यहाँ से प्रश्न छूटेगा भी नहीं। कौन कौन सहयोगी है? तो ये हो जाएगा ब्रिज किशोर प्रसाद, ब्रिज किशोर, है ना, ब्रिज किशोर प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है। राज से हो जाएंगे आपके राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ये सारे लोग महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में सहयोगी थे। और से हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, नारायण सिंह। माँ से हो जाएगा मजहरुल हक, मजहरुल हक हो जाएंगे, है ना। ना से हो जाएंगे नरहरि पारिख, नरहरि पारिख हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए माँ से हो जाएंगे महादेव देसाई, महादेव देसाई हो जाएंगे, है ना। अजय से हो जाएंगे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, कृपलानी। और एक और भी नाम है अब्दुल बारी, 1-2 नाम और भी है। इतना ही से अधिकतर सवाल पूछे गए हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा, है ना। ब्रीरा अमन मजे यानी कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे, जिसमें ब्रिज किशोर प्रसाद हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह है, मजहरुल हक है, नरहरि पारिख है, महादेव देसाई है और जेबी कृपलानी है, अब्दुल बारी है ना, गोरख प्रसाद भी है। इस तरह से बहुत सारे नाम आपको मिलते हैं। देखिए 1900 अगर हम लोग 1917 में चंपारण सत्याग्रह की बात करें, यह चंपारण सत्याग्रह
यानी कि इसके पहले 1916 में लखनऊ अधिवेशन में एक चंपारण के किसान हैं जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिलते हैं और चंपारण में किसानों के दुर्दशा के बारे में उनसे सुनाते हैं। महात्मा गांधी को चंपारण के बारे में पता तक नहीं था और यही चंपारण ने ही गांधी को महात्मा बना दिया। तो फिर यहीं पर लखनऊ अधिवेशन में ही एक्सेप्ट करते हैं, निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और 1917 में महात्मा गांधी चंपारण पहुंचते हैं। और यहाँ पर एक समस्या है जिसको हम लोग तीन कठिया पद्धति कहते हैं। तीन कठिया पद्धति कहते हैं, यानी कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करना क्या था, अनिवार्य था। किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा यह काम था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसको भी क्या कर दिया, ठीक करवा दिया। क्योंकि अंग्रेजों ने उस समय, अंग्रेजों और महात्मा गांधी दोनों मिलकर के एक चंपारण एग्रेरियन कमेटी की स्थापना की। यह चंपारण एग्रेरियन कमेटी की स्थापना हुआ और इस कमेटी के अध्यक्ष बने डॉक्टर एसलाई बने और इसके सदस्य बनाए गए कौन, महात्मा गांधी। बाद में यही चंपारण एग्रेरियन कमेटी ने ही रिपोर्ट दिया 1918 में और इसी के तहत तीन कठिया पद्धति क्या हो गया, समाप्त हो गया। तीन कठिया पद्धति समाप्त हो जाता है। 1918 में एक घटना घटी। एक बत्तख मियाँ और बत्तख मियाँ ने ही महात्मा गांधी की जान बचाई, क्योंकि अंग्रेजी सरकार के खानशाह थे। खानशाह मतलब क्या है, तो ये रसोइया थे, रसोइया। और यहाँ पे षड्यंत्र बुना गया कि महात्मा गांधी को आपके हाथों के द्वारा दिया जाएगा, गर्म दूध में जहर डाल करके आप उनको दे दीजिए। लेकिन बत्तख मियाँ इस षड्यंत्र का खुलासा कर दिया और हालांकि देखा जाए तो बत्तख मियाँ के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया जब इन्होंने खुलासा किया, तब अंग्रेजी सरकारों के द्वारा। जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने तब ये बत्तख मियाँ से मिले हुए थे बाद में जाकर के। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, लास्ट सवाल है हमारा। और इसी में एक चीज़ और भी देखिए, इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर के उनको महात्मा कहा और यही चंपारण ने गांधी को क्या कर दिया, महात्मा बना दिया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखेंगे और लास्ट ये सवाल हो जाएगा, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? क्या 25 अगस्त होगा या 15 अगस्त होगा या 5 अगस्त होगा? उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या होगा, है ना। तो देखिए हम अक्सर बोलते हैं कि अगर 20 से 22 प्रश्न अगर पूछता है आपके इतिहास में, 20 से और 22 प्रश्न अगर पूछता है आपके इतिहास में, अगर 20 प्रश्न पूछा तो इतना याद रखिएगा कि 12 प्रश्न आपके एनसीईआरटी से पकड़े जाएंगे, लेकिन 8 प्रश्न कहाँ से बनेंगे? तो 8 प्रश्न को आप एससीईआरटी अगर नहीं पढ़े हैं तो एससीईआरटी पढ़ लीजिए, नहीं तो 8 के 8 प्रश्न आपसे गलत हो जाएंगे। इसीलिए अगर कोई विद्यार्थी एससीईआरटी की किताबें पढ़ता है तो 20 में 20 प्रश्न क्या करता है, सही कर देता है ना। इस बात को समझिएगा क्योंकि जब भी हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें बिहार के संदर्भ में, है ना, बिहार के संदर्भ में क्या है, मैटर नहीं मिलता। लेकिन हम एससीईआरटी पढ़ते हैं क्योंकि हम एग्ज़ाम किसका दे रहे हैं, बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो बिहार की एग्ज़ाम देने जब आप आएंगे तो वहाँ प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपसे, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या करंट अफेयर्स हो, वो बिहार के संदर्भ में पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि प्रश्न आपका गलत ना हो, आप सारे प्रश्नों को सही तरीके से सॉल्व करके आइए, तो एससीईआरटी की जो किताबें है ना, एससीईआरटी की जो किताबें हैं वो किताबें एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया है। और इतना ज़रूर जानिए कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, इतना ज़रूर समझिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर ई हो जाएगा। देखिए 11 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त, है ना, 11 अगस्त 1942 को, है ना, पटना का एक जिला मजिस्ट्रेट था जिसका नाम था WG आर्चर।
है ना, एक जिला मजिस्ट्रेट था जिसका नाम था WG आर्चर नाम था, आर्चर, और इसी ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसके वजह से, है ना, सचिवालय के भवन पर झंडा फहराने में 7 जो लोग थे वो शहीद हो गए, है ना। 7 लोग जो हैं, 7 लोग, ये 7 लोग क्या हो गए, शहीद हो गए, है ना, ये शहीद हो गए। वो 7 विद्यार्थी का नाम आप जान लीजिए। एक का नाम है रामानंद सिंह, रामानंद सिंह पूछा जाता है, रामानंद सिंह। दूसरा नाम है आपका राम गोविंद सिंह, राम गोविंद सिंह हो जाते हैं। और तीसरा नाम है उमाकांत सिन्हा, है ना, उमाकांत सिन्हा नाम है उनका। एक है राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह हो जाते हैं। और सतीश चंद्र झा है, सतीश चंद्र झा नाम याद रखिएगा। जगपति कुमार, जगपति कुमार। और एक नाम है देवीपद चौधरी, एक का नाम है देवीपद चौधरी। ये 7 जो विद्यार्थी थे, ये 7 विद्यार्थी सचिवालय भवन पर झंडा फहराने के क्रम में ही, है ना, ये गोलियों के शिकार हो गए। रामानंद सिंह है, राम गोविंद सिंह है, उमाकांत सिंह है, राजेंद्र सिंह है, सतीश झा है, जगपति कुमार है और देवीपद चौधरी हो जाते हैं। इस समय यानी कि 11 अगस्त 1942 को यानी कि कहा जा सकता है कि इस समय बिहार के यानी कि एसडीओ जो थे, एसडीओ का नाम है उदित नारायण पांडे। इसी समय एसडीओ थे जिनका नाम था उदित नारायण पांडे नाम था। इसी समय थे जब ये 7 विद्यार्थियों को गोली मारी गई, उस समय एसडीओ उदित नारायण पांडे थे। और यहाँ पे डिप्टी जो कलेक्टर बने, उस समय जो डिप्टी कलेक्टर थे, वह डिप्टी कलेक्टर का नाम है विश्वंभर चौधरी, विश्वंभर चौधरी नाम है, चौधरी। ये यहीं पे इसी समय ये लोग रहते हैं। हो सकता है अगला सवाल इससे रिलेटेड भी आपसे पूछे, है ना। तो चलिए ये हम लोग इसी तरह से सारे जो प्रश्न पूछे गए हैं आपके पीआरटी के एग्ज़ाम में, वो सारे प्रश्नों को भी एक बार देख लेंगे। इससे आपको ये अंदाज़ा चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से हमको संदर्भ पढ़ना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए। पीआरटी में एक सीट को कन्फर्म कर लीजिए, और एक सीट को कन्फर्म करने के लिए बहुत आसान ट्रिक होता है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना याद रखिएगा, बहुत कम पढ़ना है। और क्या पढ़ना है ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना, किस तरीके से पढ़ा जाए ताकि आपका रिजल्ट हो, है ना। ये तरीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।